अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 12th वीक का लेक्चर नंबर 23 और 24 जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से हमने इस वीक के लेक्चर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी के बारे में डिस्कस किया। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस OECD प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल के हवाले से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। OECD प्रिंसिपल्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि देखें OECD प्रिंसिपल्स हैं ये किसी न किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ही प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं। तो इश्यूज़ क्या अराइज हो रहे थे जी, जैसे ऑडिट कमेटी को बनाने का मकसद भी था कि इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, इसी तरह इंटरनल कंट्रोल के हवाले से जो OECD प्रिंसिपल्स हैं वो भी किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इश्यूज़ क्या अराइज हो रहे थे जी, हु शुड प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड कंपनीज एसेट। कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो शेयर होल्डर्स की है, लेकिन अथॉरिटी सारी की सारी जो है वो डायरेक्टर्स के पास है। डायरेक्टर्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी के एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इशू ये है जी कि शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कंपनी के एसेट्स को कौन हिफाजत करेगा, उनके मिस यूज़ को कौन रोकेगा, कौन एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ऑडिटर का काम तो ओपिनियन देना है, डिटेक्शन करना और प्रिवेंशन करना ये तो कंपनी का काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। तो कौन डिटेक्ट करेगा, कौन प्रिवेंट करेगा एरर्स और फ्रॉड को, कौन शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ये वो इश्यूज़ थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए OECD ने अपने प्रिंसिपल्स दिए ताकि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। OECD प्रिंसिपल्स इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्या कहते हैं, OECD के जो बनाए गए असूल हैं उनके हवाले से इंटरनल कंट्रोल किसकी ज़िम्मेदारी है। OECD प्रिंसिपल्स ये रिकमेंड करते हैं कि डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कायम करना, उसको इंश्योर करवाना कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। इंटरनल कंट्रोल जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा रूल, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, ऐसी पाबंदी, ऐसी लिमिटेशन, ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में लगाई जाती है ताकि सिस्टम को कंट्रोल किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल दरामद करवाया जाए, हर चीज़ कायदे और कानून के मुताबिक हो, तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कायम करना, उसकी यकीन दहानी करना। ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेसिंग द रिस्क इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। OECD प्रिंसिपल ये कहते हैं जी डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में देखें कहाँ पर फ्लॉ है, कहाँ पर रिस्क है, कि वहाँ पर मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वहाँ पर एरर्स हो सकते हैं, मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स कि वो रिस्क असेस करें कि कहाँ पर रिस्क है। देन OECD प्रिंसिपल ये कहते हैं जी डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल कि वो डिज़ाइन करें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब क्या एक्शन लेने हैं, क्या कवानीन बनाने हैं, क्या बंदियाँ लगानी हैं, क्या फ़ैसले करने हैं, डिज़ाइन करें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। एक कंट्रोल सिस्टम बनाना, डिज़ाइन करना, तरतीब देना, ड्यूटीज़ को अरेंज करना, जैसा कि कैमरास लगा देना, चेक एंड बैलेंस बनाना भी, ऑथराइजेशन अथॉरिटी कि भाई आपने अकेले आप परचेज़ नहीं कर सकते, आपको फ़लाँ मैनेजर की पहले सिग्नेचर करवाने हैं, फिर अप्रूवल लेनी है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ये सिस्टम है कि भाई आप कोई चीज़ डायरेक्टली बाज़ार से नहीं ख़रीद सकते। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कुछ ख़रीदा जाएगा वो टेंडर नोटिस अखबारात में देकर बिडिंग होगी, फिर ख़रीदा जाएगा। उस बिडिंग को कौन चेक करेगा, कौन वॉच करेगा, सुपरवाइज़ करेगा, एक सिस्टम बनाना। तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए। किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट, कि वो जो रिस्क असेस करते हैं देखते हैं भाई कहाँ पर चांसेस हैं ज़्यादा
एरर्स होने के, फ्रॉड्स होने के, उस बुनियाद पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करें, तरतीब दें ताकि चीज़ें कायदे और कानून के मुताबिक हों। OECD प्रिंसिपल फिर ये भी कहते हैं जी डायरेक्टर ही जिम्मेदार हैं कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करते रहें, नज़रसानी करते रहें, चेक करते रहें, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते रहें इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डेफिशिएंसीज इफ एनी, कि कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कमी है, कोताही है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, कहाँ कहाँ वीकनेस है, कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयज़ के लिए या डायरेक्टर्स के लिए या मैनेजर्स के लिए कि वो फ्रॉड कर सकते हैं, वो ज़ाती फ़ायदा ले सकते हैं, कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेफिशिएंसीज ढूंढना, उनको रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक। दैन डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो ऑडिट कमेटी को एस्टैब्लिश करें, ऑडिट कमेटी जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऑडिट कमेटी को अपॉइंट करें, एस्टैब्लिश करें। देन वेरी इंपॉर्टेंट OECD प्रिंसिपल्स वो ये है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट। OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो एक रिपोर्ट बनाएं जिसका नाम हो रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ इन एडिशन टू द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना ये तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है। OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट बनाएं, रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर रिव्यू की रिपोर्ट कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कारकर्दगी कैसी है, क्या जो सिस्टम बनाया गया है वो अपने जो मकासद है वो हासिल कर रहा है या नहीं, क्या जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया था रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी के लिए, क्या वाकई ही रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी हो रही है और कंपनी को इससे फ़ायदा हो रहा है, हर चीज़ प्रॉपर रोड मैप के मुताबिक, कायदे और कानून के मुताबिक हो रही है। इस पर अपनी रिपोर्ट शाया करना, हर साल एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ साथ रिव्यू ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर भी रिपोर्ट बनाई जाए, बताया जाए भाई कहाँ कहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफ़ेक्टिव है, कहाँ कहाँ पर इनइफेक्टिव है, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर उनको बेहतर बनाया जाए, ये डेफिशिएंसीज को दूर किया जाए। तो OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने के, उसको डिज़ाइन करने के, उसमें डेफिशिएंसीज को ढूंढने में, उन डेफिशिएंसीज को कवर अप करने में, फिर रिपोर्ट देना, हर साल रिपोर्ट देने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अब उन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी रिपोर्ट देनी, ये भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक। तो ये वो OECD के प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में थे और ये इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए थे। Who should protect the shareholders, investment and company's asset, and who should detect and prevent errors and frauds। तो OECD प्रिंसिपल्स के पढ़ने के बाद आपका ये इशू क्लियर हो गया होगा कि OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक इट इज़ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी एसेट्स एंड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। कल को डायरेक्टर्स जो हैं वो किसी पर नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकते, भाई हमारी ड्यूटी नहीं थी, किसी की थी। तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको आउटलाइन में बताया था जी, हम इस आज के लेक्चर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्या कहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम इस चैप्टर के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ISA 260। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं भाई ISA 260 है क्या और OECD प्रिंसिपल इसके बारे में क्या कहते हैं जी। जो टाइटल है ना ISA 260 का वो है कम्युनिकेशन विद दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। कम्युनिकेशन की जाए किनके साथ, दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस, गवर्नेंस जिनकी चार्ज, जिनकी जिम्मेदारी है कंपनी को चलाना, कंपनी के फैसले करना, कंपनी के हवाले से हर एक्शन लेना, कंपनी के हवाले से डिसीजंस करना, जिनकी जिम्मेदारी है हम उनको कहते हैं ये दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस हैं। OECD प्रिंसिपल्स ISA 260 के हवाले से ये कहते हैं जी
कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। किसकी कम्युनिकेशन? OECD प्रिंसिपल्स रिकमेंड दैट ऑडिटर शुड कम्युनिकेट, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए, राब्ता रखना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। किसके साथ? विद दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस, उनके साथ जिनकी जिम्मेदारी है गवर्नेंस। दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब गवर्नेंस जिनकी जिम्मेदारी है, कंपनी को चलाना, कंपनी को रेगुलेट करना, कंपनी के फैसले करना, कंपनी की डायरेक्शन को फिक्स करना, उसका तयन करना, जिनकी जिम्मेदारी है उनको हम कहते हैं दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। OECD प्रिंसिपल ये रिकमेंड करते हैं कि कंपनी के ऑडिटर को कंपनी के दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस, कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अब किस किस्म की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस का क्या मतलब है? दोज हु चार्ज गवर्नेंस का मतलब है आर द पर्सन, वो शख्स या वो लोग, पर्सनस, और ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों का वो ग्रुप, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ग्रुप ऑफ पीपल है, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो कंपनी की हिम्मत का तयन करते हैं, एंड अब ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी, और उनकी जिम्मेदारी होती है, वो जवाबदेह होते हैं अपने एक्शंस के लिए। तो कंपनी का हर जिम्मेदार ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, जिसके पास फैसला करने की ताकत है, वो फैसले करता है शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर, उसको हम कहते हैं दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। तो OECD प्रिंसिपल ये कहते हैं जी ISA 260 इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। दिस कम्युनिकेशन, ये जो ऑडिटर और कंपनी की जो फैसला करने वाले लोग हैं, चार्ज विद गवर्नेंस हैं, इनकी कम्युनिकेशन से क्या होगा? हेल्प्स टू मेंटेन कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, इससे एक तामीराती ताल्लुक़ पैदा होगा, एक फ़ायदेमंद रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका फ़ायदा ऑडिटर को भी होगा और दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस को भी होगा। कंपनी के गवर्नर्स जो हैं, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, ऑडिटर को भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। तो OECD प्रिंसिपल देखें जी किस लिए थे? कंपनी के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, कंपनी के सिस्टम को वेल डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड बनाने के लिए, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इंतज़ामी लिहाज से जो प्रॉब्लम्स हैं कंपनी में, उनको दूर करने के लिए। उसी हवाले से ये OECD प्रिंसिपल है कि ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए किसके साथ? दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, कंपनी के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के साथ। दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस से क्या कम्युनिकेट करना है, ये तो पता चल गया भी, कम्युनिकेशन होगी तो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप होगा, फ़ायदेमंद ताल्लुक़ पैदा होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या कम्युनिकेट करना है? मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, क्या चीज़ें आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए? सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर कम्युनिकेट करे, बताए कंपनी की मैनेजमेंट को, कंपनी के दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस जो जिम्मेदार हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है भी है, डिपार्टमेंटल हेड्स भी हैं, ये सारे दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस हैं। इनको बताए कि ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से हम अप्लाई करने जा रहे हैं और हम मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह एग्जामिन करेंगे ताकि वो प्रिपेयर हो जाएं और ऑडिटर को हेल्प करें, ऑडिटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ऑडिटर को उसकी सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। तो ये जब कम्युनिकेशन आपस में होगी तो फिर उनको बताया जाएगा, ऑडिटर बताएगा भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करने हैं, इस तरीके से हमने ऑडिट करना है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, ताकि कंपनी उनकी इस कम्युनिकेशन से फ़ायदा उठाए और कंपनी उस लिहाज से ऑडिटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करे, ऑडिटर का काम आसान हो जाए और कंपनी को भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। तो स्कोप ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट किया जाता है, ऑडिट करने का तरीका, ऑडिट करने की एक्सटेंट वो डिस्कस की जाती है, वो कम्युनिकेट की जाती है, ऑडिटर कम्युनिकेट करता है कंपनी की मैनेजमेंट के साथ। देन टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर कम्युनिकेट करता है जी वो कब ऑडिट स्टार्ट करेगा और कितनी देर तक वो ऑडिट कंडक्ट करेगा, 2 महीने करेगा, 40 दिन करेगा, 30 दिन करेगा, 25 दिन करेगा, किस तारीख से ऑडिट शुरू होगा, ताकि कंपनी तैयार हो जाए मेंटली ऑडिटर के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफ़िल करे, कंपनी अपने सिस्टम को इस तरह मैनेज करे कि उसमें ऑडिटर एडजस्ट हो सके और ऑडिटर 20, 25 या 30 दिन का जो उसका ऑडिट करने का टेन्योर है उसमें वो ईजीली अपना ऑडिट कंडक्ट कर सके। तो ऑडिटर और कंपनी के दरमियान ये कम्युनिकेट होना चाहिए कि ऑडिट कब स्टार्ट होगा और कितनी देर जारी रहेगा। देन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना ऑडिटर और कंपनी के दरमियान,
तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा फाइंडिंग्स, जो उसे ऑडिट के दौरान रिजल्ट्स मिलेंगे, नताइज मिलेंगे, फाइंड करेगा किसी एरर को, किसी फ्रॉड को, किसी मिस स्टेटमेंट को, तो वो कंपनी की मैनेजमेंट के साथ उसे कम्युनिकेट करेगा। मैनेजमेंट को आगाही मिलेगी, पता चलेगा, बोर्ड और डायरेक्टर्स को पता चलेगा फाइंडिंग्स के बारे में कि ऑडिटर ने क्या फाइंड आउट किया है, क्या रिजल्ट्स निकाले हैं, क्या एरर्स उसने पकड़े हैं, क्या फ्रॉड उसने पकड़े हैं, क्या मिस स्टेटमेंट्स उसने हाईलाइट किए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो कंपनी के सिस्टम को बेहतर बना सकें, उन एरर्स को करेक्ट कर सकें, उन फ्रॉड्स को पकड़ सकें, रिकवरी कर सकें और उन मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर सकें। तो ऑडिटर स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में कम्युनिकेट करता है जी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ। टाइमिंग ऑफ ऑडिट को कम्युनिकेट करता है, किसने कब वो ऑडिट स्टार्ट करेगा और कितनी देर तक ऑडिट चलता रहेगा। और फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं, मिस स्टेटमेंट्स हैं, उनको वो कम्युनिकेट करेगा, उनके बारे में बताएगा, ताकि मैनेजमेंट को पता चले और मैनेजमेंट अपने सिस्टम को बेहतर बनाए। इसके अलावा वो क्या कम्युनिकेट करेगा जी, ऑडिटर कंपनी की मैनेजमेंट से पूछेगा, क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, एस्टीमेट्स यूज़ होते हैं, प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, मेथड्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड है, बैड डेट्स की कैलकुलेशन के, प्रोविजन के डिफरेंट मेथड है। तो ऑडिटर क्या करता है, कम्युनिकेट करेगा कंपनी की मैनेजमेंट से और उनसे पूछेगा कि उन्होंने किस बुनियाद पर एस्टिमेशंस की हैं, कितनी एस्टिमेशंस की हैं, बैड डेट्स कितने % एस्टिमेट किए हैं, डेप्रिसिएशन कितनी एस्टिमेट की है, वो प्रोसीजर, वो तरीके, वो स्टैंडर्ड्स उन्होंने अप्लाई किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। अब ऑडिटर के लिए हेल्पफुल है ना कि वो जाने कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन असूलों के तहत, किन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के तहत, स्टैंडर्ड्स के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो ये कम्युनिकेशन का फ़ायदा ही होगा कि ऑडिटर को कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पता चलेगा, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के बारे में पता चलेगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के बारे में पता चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चलेगा। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, अब कौन सी कंपनी कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई कर रही है तो कंपनी बताएगी ना। तो इस कम्युनिकेशन का फ़ायदा ही होगा जी, ऑडिटर कंपनी के मैनेजमेंट से इंक्वायर करता है। तो इस तरह ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप इस सेंस में कि ऑडिटर को भी आगाही मिलती है, कंपनी के सिस्टम को समझने का, अकाउंटिंग सिस्टम को समझने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर ऑडिट कर सकता है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। देन नेक्स्ट है जी मटीरियल वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिटर क्योंकि एक्सपर्ट है कंपनी के किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी बिज़नेस के हवाले से, उसके सिस्टम को समझने के हवाले से, अकाउंटिंग या अदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उनको समझने के हवाले से एक स्पेशलिस्ट पर्सन होता है, क्योंकि उसने डिफरेंट कंपनीज़ में विजिट किया होता है, डिफरेंट सिस्टम्स को उसने ऑडिट किया होता है। तो ऑडिटर अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना, ऑडिटर और कंपनी के जो दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस हैं, अगर इनके दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो ऑडिटर कम्युनिकेट्स मटीरियल वीकनेसेस, अहम नौयत की जो खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के डिज़ाइन में, उसकी तरतीब में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो जो वीकनेसेस हैं, ऑडिटर वो कम्युनिकेट करेगा कंपनी के दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस से, कंपनी के डिसीजन मेकर्स के साथ। उन्हें बताएगा भाई आपके सिस्टम में ये खामियां हैं, ये वीकनेसेस हैं, ये डेफिशिएंसीज हैं, जिनको आप ओवरकम करके कंपनी के सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बड़ी कंस्ट्रक्टिव होगी, बड़ी बेनिफिशियल होगी, कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है कम्युनिकेशन का, कंपनी के मैनेजमेंट को भी और ऑडिटर को भी फ़ायदा होगा। देन ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट, कि ऑडिट करने के दौरान उसको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं या मुश्किलात पेश आई होंगी, जो रुकावटें उसके लिए खड़ी की जाती होंगी या रुकावटें उसे पेश आई होंगी, ऑडिटर की अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी कंपनी के दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, इन दिस द ऑडिटर डिस्कस अबाउट डिफ़िकल्टीज़ और हर्डल्स विच आर अराइजेज ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, डिस्कस करेगा अबाउट डिफ़िकल्टीज़, कि वो जो डिफ़िकल्टीज़ उसे पेश आई, हर्डल्स उसे पेश आई विच आर अराइजेज ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट करने के दौरान ऑडिटर इन डिफ़िकल्टीज़ और एनकाउंटर्ड को शेयर करेगा, कम्युनिकेट करेगा कंपनी की मैनेजमेंट के साथ, ताकि कंपनी ऑडिटर के लिए आसानी पैदा करे, उसकी ये डिफ़िकल्टीज़ को, इन हर्डल्स को रिमूव करने में उसकी हेल्प करें। तो अगर आप एनालिसिस करें तो इस कम्युनिकेशन का बड़ा फ़ायदा है कंपनी के सिस्टम को वेल रेगुलेटेड और कंट्रोल बनाने के हवाले से, कंपनी के सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से बड़ा बेनिफिट है कि ऑडिटर और कंपनी के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स है जी, जो हमने डिस्कस किए। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने ऑडिट कमेटी के बारे में डिस्कस किया, हमने
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और ISA 260 के हवाले से डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ऑडिट एंड एश्योरेंस का, लेक्चर नंबर 23 एंड 24 वो यहाँ पर वाइंड अप हो गया। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ताला ऑडिट रिस्क का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चैप्टर होने वाला है। इस दुआ के साथ मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ में नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।